सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक बिच्छू और एक कछुए की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बिच्छू और कछुआ एक दूसरे के हमसाए थे और इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनकी दोस्ती हो गई और इतनी गहरी दोस्ती कि एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते थे, जुदा नहीं होते थे। अच्छा, वक्त गुजरता चला गया, इसी तरह दोस्ती भी चलती रही, लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ चल पड़े। जब कुछ फासला तय किया तो उनका गुजर एक दरिया से हुआ जो पहाड़ से निकलकर सहरा में बह रहा था। बिच्छू ने जब पानी को देखा तो वो अपनी जगह पर रुक गया और कछुए से कहा कि तूने देखा है कि हम कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। कछुए ने जवाब में कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कौन सा गम है कि इतना परेशान हो गए अचानक। उस पर बिच्छू ने कहा कि इससे बढ़कर क्या गम होगा कि ना तो मैं अपने वतन से की तरफ लौट सकता हूँ और ना ही तुझसे जुदाई की हिम्मत है और ना ही इस पानी को पार कर सकता हूँ, उबूर कर सकता हूँ। अगर मैंने पानी में कदम रखा तो गर्क हो जाऊँगा। अब कछुए ने कहा कि गम ना करो, क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। चूँकि मैं आसानी से पानी में तैर सकता हूँ, इसलिए अपना सीना तुम्हारे लिए ढाल बना दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी पीठ कश्ती की तरह तुम्हारे इख्तियार में होगी। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार कर लूँगा और पानी से आराम से गुजार दूंगा। कछुए ने कहा कि पुराने लोगों ने कहा है कि जो दोस्त मुश्किल से हाथ आता है उसे आसानी से खोना नहीं चाहिए। इस पर बिच्छू ने जवाब दिया कि तुम पर आफरीन हो, तुम वफादार दोस्त हो। मैं भी तुम्हारी दोस्ती की कदर करता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कछुए ने बिच्छू को पीठ पर सवार कर लिया और अपना सीना पानी की लहरों पर डाल दिया और तैरना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कुछ फासला तय किया तो कछुए ने तेज़ आवाज़ें सुनी और महसूस किया कि उसकी पीठ पर खराशें पड़ रही हैं, जैसे बिच्छू कोई चीज़ तलाश कर रहा है। कछुए ने बिच्छू से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो और ये आवाज़ कैसी है जो मैं सुन रहा हूँ। बिच्छू ने जवाब दिया, और आप भी हैरान होंगे जवाब सुन के नाजरीन। बिच्छू कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी पीठ का इम्तिहान ले रहा हूँ कि कौन सी जगह पर डंग मार सकता हूँ। ये एक दोस्त दोस्त को कह रहा है। जो कुछ देर पहले क्या कह रहा था वो भी आपको याद है। अब कछुआ यकीनी तौर पे उस हरकत से बेहद हैरान हुआ और उसने गुस्से से कहा कि ए बेइंसाफ, बेमुरव्वत, मैंने अपनी जान हथेली पे रख के खतरे में डालकर और तुझे अपनी पीठ पर उठा रखा है और तू कश्ती की तरह दरिया का सफ़र कर रहा है, बल्कि निहायत सलामती से इस कश्ती की तरह दरिया का सफ़र कर रहा है, भंवर से भी गुजर रहा है और तुझे कोई तकलीफ नहीं आ रही, तू महफूज है। तुम्हें चाहिए था कि मेरे एहसानमंद होते और पुरानी दोस्ती का हक अदा करते, जैसे कि कुछ लम्हे पहले तुम कह रहे थे कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुमने मुझे डंग मारने की कोशिश की। तुम डंग मार के मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे डंग का मेरी पीठ पर कोई असर नहीं होगा। तुम मेरी दोस्ती और रफाकत के बावजूद ऐसी खयानत किस लिए कर रहे हो। बिच्छू ने जवाब दिया कि असल मामला खयानत का नहीं है, लेकिन जिस तरह आग का खासा ये है कि उसके सामने जो चीज़ आती है वो उसे जला देती है, इसी तरह मैं भी बिच्छू हूँ और मेरी तबीयत का हिस्सा भी यही है कि डंग मारूँ, वरना तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। ये तो मेरी तबीयत का हिस्सा है, मेरी फितरत है डंग मारना। मैं तुम्हारा आज भी दोस्त हूँ इस फितरत के साथ। कछुए ने कहा तू सच कह रहा है, ये तो मेरा गुन है, मेरी गलती है कि मैंने सब जानदारों से किनारा कशी करके तुझसे दोस्ती की जिसकी फितरत है डंग मारना। अगर तुम्हारी तबीयत का, फितरत का खासा है कि तुम दोस्त को डंग मारो, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त ना रहो और ना ही जिंदा रहो, क्योंकि मेरा तन्हा रहना बुरे की दोस्ती से, डंग मारने वाले दोस्त से अच्छा है। कछुए ने इतना कहा और फिर पानी में डुबकी लगाई और एक ही हरकत से बिच्छू को पानी में गर्क कर दिया। अब नाजरीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में भी ऐसे दोस्तों की कमी नहीं है और ऐसी दोस्तियों को, रिश्तों को डंग मारने वाले जो बिच्छू हैं उनकी कमी नहीं, वो मौजूद हैं जो किसी हमदर्दी के लायक नहीं है। और इन भेड़ियों ने पिस्ती में गिरने की ये हद को पार कर दिया। इतना गिर गए कि वो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। नन्हे फूलों को मसलने की रिवायत बढ़ती चली जा रही है। बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चियां महफूज नहीं हैं, औरतें, लड़कियां, हर कोई निशाने पर है। रेप के वाकयात में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है।
हवस के पुजारी ज़हनी बीमार हैं, बेहिस हैं, और जो इंसान बेहिस हो जाए तो फिर क्या वो इंसान कहलाने के लायक रहेगा? मैं आप सबसे पूछती हूँ। वो दरिंदा बन जाएगा, बल्कि शायद दरिंदे से भी बदतर कह दूँ तो गलत नहीं होगा। पहले कसूर की ज़ैनब, उसको इमरान नामी दरिंदे ने निशाना बनाया। फूल जैसी ज़ैनब की ज़िंदगी को मौत के कांटों से भर दिया। फिर 4 सदा की ज़ैनब, उसको भेड़िए ने घेर लिया और उसकी चमकती दमकती ज़िंदगी को हमेशा के लिए तारीख बना दिया। और इन वाक़यात पर यकीन जानिए, हर आम इंसान का दिल दहल जाता है, लेकिन जिसके सीने में दिल ही ना हो तो उसे घिन आती है और ना ही शर्म आती है। इसीलिए ये बदतरीन अमल रुक नहीं रहा, बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई और, कल कोई और बच्ची, फिर कोई और बच्ची, तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे में ये फैल रहा है। अभी जो रेप का ताज़ा तीन वाक़या कश्मीर में पेश आया है, इसे सुनकर इंसानियत का सर शर्म से झुक गए। जैसे ऐसे हर वाक़ये पे झुकता है, माँ के साथ उसकी 4 साला बेटी को भी दरिंदगी का निशाना बनाएगा। ज़मीन फट क्यों ना गई, आसमान गिर क्यों ना गया इस बर्बरियत पर। दोनों माँ बेटी को 1 हफ्ता पहले नौकरी का झांसा देकर कराची से कश्मीर लाया गया, जहाँ बेरोज़गार बेबस माँ को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और दरिंदगी की फिर भी तस्कीन न हुई तो इंसान नुमा भेड़ियों ने उसको खैरुल्लाह बुगटी नामी शख्स के आगे बेच दिया। पुलिस क्या कहती है कि पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले उस खातून ने कश्मीर पुलिस से रब्ता किया और अपने ऊपर होने वाले जुल्म से आगाह किया। ये माँ बेटी जब रफ़ीक मलिक नामी शख्स के घर पहुंची, उन्होंने बताया तो उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया और फिर उन्हें खैरुल्लाह बुगटी के हवाले कर दिया गया, जो सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर रहता है। उस दरिंदे ने भी खातून का रेप किया और 4 साला बच्ची गैंग के 2 मुल्जिमान थे, उनकी तहवील में रही। खातून ने पुलिस को यह भी बताया कि रफ़ीक मलिक ने उनकी बेटी को यरगमाल बना लिया। ये सफाक भेड़िए कश्मीर में 15 दिन तक माँ और उस कमसिन बच्ची को हवस का निशाना बनाते रहे। 15 दिन तक हवस का निशाना बनाते रहे, माँ को भी बच्ची को भी। सोचिए, इतना जुल्म अल्फाज नहीं, यकीन जानिए इसे बयान करने के लिए। जुल्म की दास्तान उसी मुतासिरा माँ और बच्ची से सुनिए ज़रा। बेटा, आपका ये हाल किसने किया? माँ ने सवाल पूछा और माँ के सवाल पर बच्ची ने रोते हुए कहा कि अंकल ने मेरा ये हाल बनाया। अंकल कह रही है उसे। मासूम बच्ची, उसे क्या पता कि अंकल नहीं, दरिंदा। वहशियाना तशद्दुद, इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार ये जो बच्ची है, नाज़रीन दिल पे हाथ रखे और बताइए कि इस बच्ची की बातें सुनकर आपका दिल धाड़े मार मार के रोने को नहीं करता, जैसे उसकी वालिदा धाड़े मार कर रोने लगी है। मतलब माँ भी एक दुनिया की अनमोल हस्ती है जिसको अपनी तकलीफ़ भूल गई। खुद भी वो तकलीफ़ से गुजरी है ना, कि कम से बच्ची की तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, अपनी तकलीफ़ भूल गई, लेकिन अपनी बच्ची की हालत देखकर अपने आप पे काबू नहीं रख पाई। आप सोचें, जिसकी मासूम बच्ची को ऐसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस माँ की क्या कैफियत होगी? उसका कलेजा गम से कैसे ना फटे। इस मासूम बच्ची को क्या पता। आप उसकी मासूमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं नाजरीन। वो कहती है कि अंकल ने मेरा ये हाल किया, यानी उस दरिंदे को वो अंकल कह रही है मासूमियत से। वो अंकल नहीं, शैतान है। और ये बेबस माँ अपनी बच्ची को लेकर कश्मीर क्यों आई थी? कि यहाँ उसको नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो जो उसके ऊपर मुश्किल वक्त है वो मुश्किल वक्त शायद ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी में शायद थोड़ी बहुत खुशहाली आ जाए। लेकिन इस बदनसीब माँ को क्या मालूम था कि वो और उसकी बच्ची दरिंदगी की भीड़ चढ़ जाएंगे, खुशहाली नहीं आएगी। मुझे समझ नहीं आती कि हम शहर में बसते हैं या फिर ये कुछ जंगल है, क्योंकि जंगल में कानून नहीं होता, शहर में तो कानून होता है। जब वालिदैन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए कई बार सोचना पड़ता है। मैं बड़े वालिदैन को जानती हूँ जो बहुत डरे हुए ऐसे वाकयात के बाद, वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते बाहर। अगर ये शहर है तो फिर यहां इतने भेड़िए कहां से आ गए? इतने भेड़िए मेरे वतन में कहां से आ गए? कसूर 4 सदा की ज़ैनब से लेकर अब ये नन्ही अलीशा तक आप देख लें, हर फूल हर बच्चा सरापा सवाल है, सवाल कर रहा है कि जुल्म का ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। अभी आज रेप केसेस को लेकर अगर मौसर कानून साजी की गई होती
तो क्या ऐसे वाकयात रुक ना जाते? अन्नी कलियों को मसलने वाले क्या जहन्नुम में गल सड़ ना रहे होते? और हुक्मरान जिनसी तशद्दुद के वाकये के बाद, यानी जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, आ जाते हैं उन्हीं चेहरों के साथ और तसल्लियां देना शुरू कर देते हैं, तसल्लियां देना शुरू कर देते हैं, करते कुछ नहीं है। ये रियाज फतियाना का क्लिप होगा, चलाइएगा। डॉक्टर फिजा अकबर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो मोटरवे के शर्मनाक वाकया हुआ था उसकी रोशनी में जी, उस पर कानून साजी हो रही है। स्टैंडिंग अपने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को हदायत कर दी गई थी और बिल ड्राफ्ट हो चुका है। किसी भी वक्त क्योंकि असम्बली इन सेशन नहीं थी और असम्बली गालबन 16 अक्टूबर से सेशन में आ जाएगी, तो उसमें गवर्नमेंट ये बिल ले करेगी सरकारी बिल की हैसियत से, फिर वो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। हुकूमत की तैयारी कर रही है और तकरीबन तैयारी है, लॉ ड्राफ्ट हो चुका है। ठीक है, यानी तैयारी है, आप कह रहे कि हो जाएगा ये? जी हो जाएगा। ठीक, सुना आपने, ये 8 अक्टूबर को मेरे प्रोग्राम में ये पीटीआई के एमएन और कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना साहब ने क्या कहा था कि हुकूमत रेप के जो मुजरिमान हैं के खिलाफ मौसर कानून साजी कर रही है। बिल तो तैयार था, फिर क्या हुआ? ये कानून साजी कहाँ पहुंची है? खुदा ना ख्वास्ता आप में से किसी का बच्चा हो तो फिर तो एक दिन में हो जाए कानून साजी। कहाँ है ऐसा कानून कि जो हर भेड़िए को अपनी गिरफ्त में लेकर तबाह बर्बाद कर दे? ये एक ऐसा वाकया नाज़रीन जिसका सोचते ही यकीन जानिए दिल दहल जाता है। आप सबका दहल जाता होगा, सख्ता तारी हो जाता है। और जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ नहीं करते तो तकलीफ होती है, अजियत होती है, इन पे गुस्सा आता है। ये एक ऐसा अमल है जिस पर जमीन आसमान भी पनाह मांगते होंगे, मैं यकीन से कहती हूं। और जो भी लोग जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं, सोचिए वो लम्हात कैसे होते होंगे उनके लिए, कैसे बर्दाश्त करते होंगे वो। उनकी जिंदगी उस लम्हे में भी और उसके बाद भी किसी अजाब से कम नहीं होगी। मुस्तकबिल दाव पे लग जाते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं इनकी आप इमेजिन करें कि इनके ऊपर क्या असरात होंगे, साइकोलॉजिकली क्या असरात होंगे, नफ्सियाती क्या असरात होंगे। इस वाक़ये को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते या इस डर से कि मुआशरे नहीं देगा, वो अपनी ज़िंदगियां खुद अपने हाथों से ख़त्म कर लेते हैं। अब ऐसे में इस मामले पर क्या कानून साजी की ज़रूरत नहीं? वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कानून साजी। फौरी तौर पर होनी चाहिए, फौरी तौर पर होनी चाहिए, फौरी तौर पर होनी चाहिए, तरजीहात में होनी चाहिए। इस जुर्म पर मुजरिम को सरेआम फांसी देनी चाहिए, सिर्फ एक सजा, सरेआम फांसी, सरेआम फांसी, सरेआम फांसी। या फिर इमरान खान साहब की आपको तजवीज़ याद, उस पर गौर करना चाहिए। देखिए ज़रा क्या कहा था उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं इमरान खान साहब, और इस बयान से वाज़ेह है कि वो इस जुर्म की सख्त से सख्त सज़ा के हक़ में है। मीडिया पर एक खबर चली थी कि वज़ीर आज़म ने जिनसी दरिंदों को नामर्द बनाने के फैसले की मंजूरी दी है। और ये आपको याद होगा कि खबर जब ये चली थी और इस कानून का ड्राफ्ट बनाने का काम फैसल वावडा को सौंपा गया था, और अब ये मामला किस मरहले पर है, कानून का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कुछ पता नहीं है। अब मैं ये समझती हूँ कि अगर वज़ीर आज़म की नामद करने वाली तजवीज़ को ही कानून की शक्ल दे दी जाए और इसको अमली तौर पर नाफिज कर दिया जाए तो बगैर किसी शक के ये हम माशरे से ऐसे नासूरों का सफाया कर सकते हैं। अब देखिए कार खैर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में अंजाम पाता है या फिर नहीं। अब कानून क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बच्चों से ज्यादती के कानून को ज़ैनब अलर्ट रिकवरी एंड रिस्पांस एक्ट 2019 कहा जाता है। ये बिल रेप और कत्ल का निशाना बनने वाली कसूर की कमसिन ज़ैनब की लाश के मिलने के ठीक 2 साल बाद मंजूर किया गया, जिसमें बच्चों के खिलाफ जराइम पर उम्र कैद कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा दी जा सकेगी और 10 लाख का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब आपने गौर किया कि इसमें सजाए मौत का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि सजाए मौत देने पर साजों को बहुत एतराज़ात हैं। खुद तहरीक इंसाफ के वज़ीर ही इसकी मुखालिफत में आगे हैं। फवाद चौधरी का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अब आपने सुना फवाद चौधरी साहब को, सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, इंसानी हकूक़ के वज़ीर जो शेरी मज़ारी साहिब हैं वो भी सरेआम फांसी की सख्त मुखालिफत हैं, करती हैं, सख्त मुखालिफ हैं, नहीं की तरह चौधरी साहब की तरह। अभी फवाद चौधरी साइंस के वज़ीर हैं और हर मामले में अपनी साइंस लड़ाने की कोशिश करते हैं। फवाद साहब आपके ज़िम्मे जो काम है आप वही करें ना तो बेहतर होगा। आप भी किसी के वालिद होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, इसके बावजूद इस किस्म की बातें आप लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। आप उन लोगों का सोचिए जिनकी जिंदगियां इन भेड़ियों ने तबाह कर दी। सोच सकते हैं, सोच के भी रूह काम जाती है। और मुझे समझ नहीं आती कि जुल्म का निशाना बनने वालों के लिए सिर्फ ताज़ियत के 2 बोल और दरिंदों के लिए इतनी हमदर्दी, इसकी क्या वजह है?
अब वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी एक तरफ और फवाद चौधरी शेरी मज़ारी एक तरफ हैं। सियासी जमातों में नून लीग भी सख्त सज़ा की हामी है और पूरी पीपल्स पार्टी सख्त सज़ा के खिलाफ यक आवाज़ है। देखिए ज़रा जिनके क्या कहा जा रहा है कि हमारे कानून साजों का ख्याल है कि दुनिया सरेआम फांसी के इस इक़दाम को कबूल नहीं करेगी। ये आमिराना दौर का कानून है, सरेआम फांसी देकर सर्कस लगाया गया। लेकिन मेरा छोटा सा सादा सा सवाल है कि मुजरिम से, कातिल से, दरिंदगी करने वाले से आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी है ना ये कि ना दीजिए सरेआम फांसी। इतना ख्याल क्यों है आपको उस दरिंदे का जो इंसान कैटेगरी से बाहर हो गया? उसे अगर सख्त सजा ना दें तो क्या तमगा दें, कोई अवार्ड दें जिनसी दरिंदगी करने पर? खुदारा ऐसा ना करें। आप भी बच्चों वाले हैं, अपने बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ आपने देना है। महफूज बनाएं, सख्त कानून बनाएंगे तो बच्चे महफूज होंगे, क्योंकि जुल्म अब बहुत हो चुका है। और बिलावल साहब मेरी आपसे इल्तिजा है, क्योंकि कश्मीर आपके ज़ेर इंतज़ाम शहर है ना, जहाँ माँ और बच्ची के साथ जुल्म का पहाड़ टूटा। आपने कराची मज़ार कायद वाले मामले पर बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया। अब बिलावल साहब आप मजबूरी तौर पर मुस्बत अंदाज में सियासत भी कर रहे हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं सब। मुझे आपसे ये पूरी उम्मीद है कि आप इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे और सिर्फ तहकीकात नहीं, जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और आपकी जमात में कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस जुर्म पर फांसी के खिलाफ हैं, लेकिन कौम आपसे उम्मीद रखती है, उम्मीद करती है कि हुकूमत के साथ इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए कानून साजी में आप अपना किरदार अदा करेंगे, वरना कई ज़ैनब, कई अलीशा दरिंदों के हवाले होती चली जाएंगी। जुल्म बढ़ता चला जाएगा। इन दरिंदों के खिलाफ अब सख्त कानून लाने के अलावा हमें अपने मजमूई तौर पे जो रवैये हैं ना, उनको भी तब्दील करना होगा। ये जो माजी में रेप केसेस हैं, उस पर पुलिस और हुकूमत का जो किरदार रहा है, आपको याद होगा ना। इस रवैये की ज़रा बात करते हैं, ज़रा ये क्लिप देखिएगा। हमारे निज़ाम का बाकायदा नोहा पड़ा ज़ैनब के वालिद ने। कसूर की ज़ैनब पर जो बीती सो बीती, लेकिन उनके घर वालों पर बाद में जो क़यामत टूटी, वो भी जुल्म की एक अलग ही दास्तान थी। अवाम की जान माल के मुहाफ़िज़ उनके साथ ताउन करने के बजाय उन्हें तंग करते रहे, और बात मीडिया पर जब हाईलाइट हुई तो हुक्मरानों ने नोटिस लिया और ज़ैनब के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की सूरत बनी। लेकिन इंसाफ के हुसूल में ज़ैनब के ख़ानदान पर जो गुजरी वो दास्तान यहाँ बयान हो रही है। गौर किया आपने? ज़ैनब के वालिद पुलिस की गैर संजीदगी का किस्सा बता रहे हैं कि पुलिस उनके घर तफ्तीश से ज़्यादा खाने पीने के लिए चक्कर लगाती रही। अब ऐसे रवैयों की वजह से आपको पता है बहुत से वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि वाक़या तो हो गया और लोग पुलिस से भी डर जाते हैं। मुजरिम तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन वुरसा तफ्तीश के नाम पर खूब जलील होते हैं, कभी बेतुक के सवाल इस तरह के गैर इखलाकी रवैयों से और कभी सियासी रहनुमाओं की हरकतों से। एक और क्लिप है, ज़रा वो भी देखिएगा। देखा आपने, ये है रवैये, और सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका कहीं भी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन मौसम की तब्दीली के साथ ही एक बार फिर नून लीग की क़यादत के बयान में भी तब्दीली आ गई है। इतनी तेज़ी से शायद मेरे ख्याल से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जिस तेज़ी से मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी बयानियाँ बदल लेते हैं। कल तक इस्टेब्लिशमेंट को धमकाने वाली मरियम नवाज आज उसी इस्टेब्लिशमेंट के राबते का ढिंडोरा पीट रही है। हैरानी वाली बात है ना नाजरीन। मरियम नवाज का अपने बयान में क्या कहना था कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनके करीबी लोगों से राब्ते कर रही है। अब नाज़रीन मरियम मजीद क्या फरमाती है कि फ़ौज के साथ बात हो सकती है। अब ये तब्दीली ही है और अचानक कैसे आ गई, ये एक बड़ा सवाल है। कल तक तो किसी फ़ौज और इसकी क़यादत पर आप बाकायदा जहर उगलती रहीं और इस फ़ौज में बगावत के ख्वाब और साजिशें आप और आपके वालिद मिल के करते रहे, और आज उसी फ़ौज से बात करने की बात तो मेरे ख्याल से कुछ हज़म ही नहीं हो रही। अब ये तब्दीली क्यों आई? क्या रियासत मुखालिफ बयानिए पर आपको बिलावल ज़रदारी की हिमायत हासिल ना हो सकी, ये वजह है? या फिर ये जो मुल्की दिफा है उसके जिम्मेदारों के खिलाफ आपकी जो नफरत अंगेज सियासत है उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया और आपको ये बात पता चल गई, ये वजह है? क्या कोई सियासी जमात आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं इस बयानिए पर? शायद ये बड़ी वजह है। और नाज़रीन मियाँ नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा अपनी तकारीर में आपको याद है कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का मुतालबा भी दोहराते आए हैं। कोई जलसा उठा लें आप इनका,
लीगी रहनुमाओं की तकारीर में एस्टैब्लिशमेंट को पीटीआई की हुकूमत गिराने की बाकायदा दावत दी गई और मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर यही मुतालिबा दोहराया है कि बात हो सकती है मगर मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए। ये है जमहूरियत के दावेदारों का असल चेहरा। इक़्तिदार से दूरी इनसे शायद बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे तड़पते हैं जैसे पानी से बाहर आपने कभी मछली को देखें कि तड़पता देखा हो, बिल्कुल ये लोग ऐसे तड़पते हैं जब इक़्तिदार नहीं होता है इनके पास। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार में रहना है, बारियां लेनी है और ये हैं वो वोट को इज्जत होकर रोना रोने वाले जिन्हें अपने मुफाद के आगे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। इनका सिर्फ एक मकसद इमरान खान की हुकूमत को गिराना, क्योंकि खान साहब की मौजूदगी में इनकी बारी का कोई इम्कान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और ये बात इनको अच्छी तरह से पता लग गई है, समझ आ गई है। इस पूरे मामले पर बात करने मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, मरियम नवाज का अब ये जो दावा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इनके इर्द गिर्द से बहुत से लोगों से राबता किया है, इस दावे में आपको कितनी सदाकत लगती है? उतनी सदाकत है जी जितना इन्होंने जब वो बयान दिया था कि मेरी प्रॉपर्टी लंदन के पाकिस्तान में भी नहीं है और बाद में जो कुछ राज खुले वो तो सारी दुनिया को मालूम है। बिल्कुल। और दोगलापन तो शायद एक लफ्ज अब बहुत पीछे रह गया है। देखिए बात ये क्या कर रही है, एक तो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं ये नून लीग वाले कि पाकिस्तान में फौजी सारा कुछ कर रही है, इल्जाम भी दे रहे हैं फौज को यहाँ तक कि फौज को जो यूनियन लीडरशिप है उनको ये कहाँ तक कहा नवाज शरीफ साहब ने कि भाई आप अपने सीनियर्स के हुक्मनामा ने फौज के अंदर दरारें डालने की कोशिश की गई, अवाम को फौज से दूर करने के लिए बयानिया अपनाया गया। तो आज मेरा ख्याल ये बड़ा वाज़ेह हो गया है। नंबर एक तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान उन्हीं में से हैं और वो उनके साथ पूरी तरह खड़ी हैं और पाकिस्तान के अफवाज को अवाम की पूरी हमायत हासिल है, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, उनको ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की जो रैंक एंड फाइल है वो अपनी लीडरशिप के साथ टोटली कमिटेड है और इसी तरह मतलब उनके पॉसिबल नहीं है कि उनके बीच में दरार डाली जा सके। और तीसरा जो बहुत बड़ा उनको एक झटका ये लगा है, जब ये गिलगित बल्तिस्तान पहुंची हैं, वहां जाकर जब इनको पता चला कि इस घर के तो यहाँ पे तो हर घर में कोई फौजी रहता है, बाकी पाकिस्तान में तीसरा चौथा आदमी फौज से लिंक्ड है, गिलगित बल्तिस्तान का तो हर आदमी फौज, हर घर में एक फौजी है, कोई शहीद है, कोई जख्मी है। तो वहां पर जब लोगों ने इनको हकायक बताए कि आप की बात आपकी नहीं चलेगी, तो ये सामने आ गए और फाइनली इनको ये पता चल गया कि एक्चुअली आप जो मर्जी कर लें, जब तक आपकी जड़ें अवाम में नहीं है, जब तक आप दावे जो मर्जी करते हैं, जब तक अवाम आपके साथ टोटली खड़े नहीं होगी, आप जो मर्जी करते रहें ये नहीं होगा। बिल्कुल। आप फौज से कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को कराया जाए, फौज से वो काम लेना चाहते हैं जो आप लोग कर सकते थे, नहीं किया। आप लोगों की ये हिम्मत नहीं हुई कि आप सब मिलकर अपोजिशन की पार्टियां थी असेंबली में बैठ कर ये कर सकते, नहीं हो सका उनसे। उन्होंने जब भी इनको ऐसा वक्त आया उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया। इसलिए इनकी दोगलापन है और जो इनकी सियासत का जो मैं समझता हूँ कि तही दामनी है, बड़ी वाज़ेह है। क्योंकि जब बड़े मकसद ना हो और आपके मकासद में सिर्फ अपनी ही ज़ात हो, अपने ही इर्द गिर्द के लोग हों, अपना ही सब कुछ हो, तो फिर यही होता है जो आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, अच्छा जनरल साहब आगे चलते हैं। अब फौज से बात करने की भी बात की, अब आप देखें जरा इनके डबल स्टैंडर्ड्स। मरियम नवाज ने और उसी फौज के खिलाफ इनका बयानिया, इनके वालिद मोहतरम का बयानिया पूरी कौम के सामने, ये डबल स्टैंडर्ड ही होगा ना। अब एक बार फिर एक और बात, एक और सवाल जहन में आता है कि एक बार फिर ये फौज को सियासत में मुलविस करने की बात कर रहे हैं। जी, ये आज की बात तो नहीं है, ये हमेशा से ही अब बदकिस्मती ये है कि फौज की गोद में ही पले बढ़ी है नून लीग, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ, सब कुछ। अब जब ये देख रहे हैं कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो भी अपने मंतक़ी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं सारे, किसी तरफ से कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही इनको। अब इनका ख्याल ये है कि फौज को दोबारा बीच में घसीटा जाए, फौज को सारे दुनिया में बदनाम करने की जो कोशिशें हैं उसमें थोड़ा सा और इसमें लगाया जाए और दुनिया को कहा जाए देखिए हम ये नहीं कह रहे थे, सब कुछ फौज ही कर रही है। पनामा फौज, यानी अपने बयानियों को किसी तरह से साजिश के तहत ये सच्चा साबित करना चाहते हैं। जी जी, ये सच साबित करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म के बयानात आप इनसे और भी सुनेंगे और शायद इससे और आगे बढ़ के भी आए और शायद मेरी कयास सराई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि जो बयान कर रहे थे नवाज शरीफ ने कहा अब कोई नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मेरे
इजाजत के बगैर नहीं मिल सकेगा। एक तो ये बताइए कि ये सियासी पार्टी तो नहीं है, ये तो कोई एक फिफ्टम लग रहा है ये। अब ये इसको कवर करने के लिए मुझे ये काफी हद तक मेरा ख्याल ये है कि इनके खुद इन्होंने फौज से राब्ते किए हैं, कोशिश इन्होंने की है किसी तरीके से इनके कहीं से जान खलासी हो सके। तो मेरा ख्याल वहां से भी अब जवाब जो पहले इनको मिला थे, जुबैर साहब कई दफा मिले चीफ से कि भाई आपके जो कानूनी मामला हैं अदालत में जाइए, अगर आईनी मामला आते हैं असम्बली में जाइए, वहां पे ये जा नहीं सकते, वहां पे जाके बात कर नहीं सकते, ना ही करते हैं ये लोग। तो असम्बली से बाहर जो कुछ भी होगा ना तो फौज उसकी हमायत कर सकती है, ना ही फौज उसमें दखल अंदाजी कर सकती है, ना ही करना चाहिए फौज। जी ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ऐसे जो बयानात हैं उनसे मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि फौज के मोराल पर इनका क्या असर पड़ता है। और देखिए फौज बैरूनी खतरात से भी निमट रही है, अब वो बैरूनी खतरात से निपटे या घर में बैठे मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाने वालों से निपटे? मेरा ख्याल है फौज को तो हर तरफ से निपट रही है। ये मुल्क के अंदर से आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं अंदरूनी तौर पर। जो चीफ ने, अगर आप याद हो, पिछले जब अकेडमी में उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का शिकार है, पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो वो तो फौज हर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन जो हमारी सियासी पार्टियों का रोल होना चाहिए था कि अपनी अफवाज के साथ मिलकर खड़े हों और अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात से मिलकर मुकाबला करें। तो ये चंद एक जो हमारी लीडरशिप सो कॉल्ड है, ये अपने आप को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके आ गई है। अब फौज के लिए मुश्किलात पैदा करने में इन लोगों का हाथ भी है ये। अब फौज अगर खुल के सामने आएगी इनसे निपटने के लिए तब मसला बनेगा इनके लिए। फौज अगर अपनी जो जिस तरीके से कोशिशें कर रही है वो इनको पसंद नहीं है, तो इनका मुझे नहीं समझ आती कि चाहते क्या है एक्चुअली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपके तज्जिए का। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापसी पर सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे, नुमाइंदा खुसूसी अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशस्तों के लिए इंतखाबी मार्का 15 नवंबर बरोज़ इतवार को होगा और इस वक्त जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग जोरों शोर से जारी हैं जो कल रात 12 बजे तक जारी रहेंगी, जिसके बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल जरदारी और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने भरपूर इंतखाबी मुहिम के साथ साथ सियासी राब्ते भी जारी रखे हैं। अब ऐसी एक मुलाकात कल शाम चाय पर भी हुई है, जिसके बाद जारी होने वाला जो मुश्तरका एलामिया उसमें क्या कहा गया है कि जी इलाकाई और कौमी हालात का तकाजा ये है कि इंतखाबात साफ और शफाफ करवाए जाएं और मुश्तरका एलामिया में खबरदार भी किया गया कि अगर इंतखाबी अमल शफाफ ना हुआ तो इसके गहरे मनफी असरात हो सकते हैं। अब ये तो थी वो कहानी जो बताई गई, जो सुनाई गई। अब अंदरूनी कहानी क्या है, असल कहानी क्या है, वो जानूंगी मैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, वो क्या कहते हैं कि हाथी के जो दांत हैं वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अब ये तो वो एलामिया है जो मीडिया के लिए जारी किया गया। आप बताइए कि मुलाकात की जो अंदरूनी और असल कहानी है वो क्या है? देखिए, एक तो ये है कि मरियम सफदर वहाँ पर ये तासुर देना चाह रही थी कि बिलावल के साथ वो मिली, तो वो ये तासुर देना चाह रही थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, और ये तासुर देने के लिए उन्होंने मुलाकात की। दूसरी जो इसकी वजह ये थी कि वो, आपको पता है कि मरियम सफदर हर वक्त खबरों में रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि खबरें चलें। उन्हें पता था कि सारे दिन शायद खबर ये चलेगी कि अब मरियम की मुलाकात तय हो गई है, अब वो वहाँ पहुँच गई हैं, अब मुलाकात शुरू हो गई है, अब मुलाकात ख़त्म हो गई है, अब ये हो गया है, वो हो गया है। इसलिए, और एक मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने मरियम सफदर साहिबा को बेनज़ीर बनाना है या उन्होंने उनको मादरे मिल्लत, जैसे वो कैप्टन सफदर ने और सारों ने वो प्ले कार्ड उठाए हुए थे, उनको मादरे मिल्लत बना दिया था, या उन्होंने उनको अब अर्तुगरुल ड्रामे की जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से उन्होंने उनको हलीमा सुल्तान बनाना है। तो पहले तो ये फैसला कर लें कि उनको बनाना क्या है, या बेनज़ीर बना लें या हलीमा सुल्तान बना लें। बाकी मादरे मिल्लत वाला तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मेहरबानी फरमाए, मादर मिल्लत वाली तो आप खुदा का खौफ करें। कोई जैसे हलीमा सुल्तान के फैंस भी हाथ जोड़ के ये कह रहे थे मेहरबानी करें, कंपैरिजन ना करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो इनकी मुलाकात थी, एक तो यह है कि मरियम चाह रही हैं कि आईजी के मामले पे बिलावल भी वही स्टांस लें, बिलावल भी वही मौक़िफ़ इख्तियार करें जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, जो कि बिलावल बिल्कुल वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहे। आपने देखा नवाज शरीफ ने उसको कहा कि रिजेक्टेड, लेकिन बिलावल ने उसको कहा कि ये हमारे लिए खुशखबरी है
हमारे लिए खुश आइंद है, इदारे की इंटेग्रिटी में इजाफा हुआ है। हाँ। और साथ ही बिलावल ने कहा ये तो शुरुआत है, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए हमें इसी तरह मिलकर काम करना होगा। ये उनके लिए एक बुरी खबर थी। इसके अलावा एक और जो इस मुलाकात का एजेंडा था वो ये था कि इन दोनों जमातों को अब नज़र आ रहा है, जो हमने अपने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में प्रो PTI, प्रो इमरान खान, एंटी PTI, एंटी इमरान खान वोट डलना है। अब जो इमरान खान की सपोर्ट में वोट होगा वो तो डलेगा PTI को डेफिनेटली, लेकिन जो एंटी इमरान खान है वो तकसीम हो जाएगा। आधा वोट पीपल्स पार्टी को डलेगा, आधा नून लीग को डलेगा। और साथ वैसे भी नून लीग वहाँ पर कमज़ोर है, तो मरियम एक सियासी चाल चलना चाहती थी बिलावल को मिलकर। उन्होंने बिलावल को कहा कि क्यों ना हम ऐसे कर लें कि PTI को शिकस्त देने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट कर लें, जहाँ पे हमारे उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार बैठ जाए, जहाँ पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार मजबूत है वहाँ पे नून लीग वाला जो है उसके हक में बैठ जाता है। लेकिन इस हवाले से जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि जो वहाँ पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के, उन्होंने दो टोक कहा है कि जिस जगह से जिस उम्मीदवार को बैठने का, विड्रॉ करने का कहा जाएगा, वो उम्मीदवार वहाँ पर PTI को सपोर्ट करेगा। अगर उसको पार्टी ने कहा कि आप बैठ जाएं, वो आज़ाद लड़ेगा या वो PTI को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। इस हवाले से अगले 24 घंटे फैसला कुन है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि ये प्लान मंतकी आम को नहीं पहुँचेगा, पाए तकमील को नहीं पहुँचेगा। इसके ऊपर उनके जो उम्मीदवार हैं वो ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मरियम की कोशिश यही थी कि ये चीज़ हो जाए। इस हवाले से 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। बाकी आप ये देखें कि कैसी इनकी मुनाफिकाना सियासत है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और एक दूसरे के साथ भी हैं, और एक दूसरे के साथ भी खिलाफ भी हैं, साथ भी बात है ना। हाँ, तो हाँ। फिर वही बात होगी ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप एक और चीज़ देखें कि कल की इनकी मुलाकात जो है वो एक नाकाम मुलाकात थी। अच्छा, एक और पता चला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये कि इन्होंने कहा कि हमें जो 1-on-1 मुलाकात है वो हम कहीं बाहर लॉन में बैठकर करेंगे, जहाँ पे 2 चेयर्स रख के, क्योंकि नहीं ये था कि अंदर कहीं कमरे में करेंगे तो वहाँ पे कोई डिवाइसेस शायद लगी हुई हों, रिकॉर्डिंग हो रही होगी और वो कहीं और पहुँच जाएगी रिकॉर्डिंग। तो हैरत की बात तो यह है कि बिलावल तो आजकल बहुत सारी जगहों पर राब्ते में, मरियम साहिबा को पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है और ना हो रही हो, बिलावल ने पहुँचा तो देनी है बातें। और फिर आप ये देखें कि नून लीग के जो लोग थे, चाहे वो जो वहाँ पर मौजूद थे मरियम औरंगजेब समेत, उनको उस मुलाकात में नहीं बिठाया गया, क्योंकि आपको पता है कि मरियम औरंगजेब पे भी पहले इल्ज़ाम लग चुका है कि वो यहाँ से बातें कहीं और पहुँचाती थी, कहीं और बताती थी। उन लोगों को मुलाकात में नहीं बिठाया गया। 1-on-1 मुलाकात थी बिलावल और मरियम की, उसी में राज की सारी बातें हुई हैं, लेकिन वो मुलाकात क्योंकि नाकाम हो गई, जो एजेंडा था वो पाए तकमील पर पहुँचता हुआ नज़र नहीं आया, बिलावल नहीं माने, इसलिए इन्होंने कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और बाद में 6 टिकट्स पर मुश्तमिल आलामिया जारी कर दिया। अगर ये मुलाकात कामयाब हुई होती तो फिर मरियम बिलावल को साथ लाती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सवाल मेरे ज़हन में था जो आपने शुरू किया कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की मुलाकात के बाद। बिल्कुल, मरियम साहिबा को तो इतना शौक है तस्वीरें बनवाने का, इतना शौक है टीवी पे आने का, और ये हम देखते हैं ना कि अक्सर मरियम साहिबा का ना आज तक समझ नहीं आई कि वो अपने आप को एक तरफ तो बेनज़ीर बनाना चाहती हैं, एक तरफ वो बहुत बड़ा लीडर अपने आप को बनाना चाहती हैं, दूसरी तरफ उनके कुछ शौक बड़े बचगाना से हैं। आजकल तो लीमा सुल्तान भी बनाना चाहती है ट्विटर पर आ रही जी जी। हाँ, उनकी तस्वीरें आ रही हों, उनके जो है वो खुद आप देखें ना गाड़ी में बैठी होती हैं तो मोबाइल निकाल के यूँ वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं, जलसे में खड़े होकर आगे जाके वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं। ये बचकाना हरकतें हैं। आप एक पार्टी की आगे सरबराही संभालना चाहती हैं, अपने चचा को साइड लाइन करके, अपने कज़न को खुडे लाइन लगा के आप पार्टी को संभालना चाहती हैं, आप मुस्तकबिल की बेनज़ीर बनना चाहती हैं, और आपकी बचगाना हरकतें हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना कि कभी ये पॉलिटिकल लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो इधर उधर जो कारकुन होते हैं वो उनको शौक होता है टीवी पे आने का, वो उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और फिर घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं ये बोल टीवी लगाओ ना, मैं बोल टीवी पे आ रहा हूँ, वो फलां के पीछे मैं खड़ा हूँ, ज़रा देखो, नज़र आता है फ़ोन मिला के और कर रहे होते हैं कॉल। तो मरियम की वही हालत है, बस छोटी छोटी अजीब अजीब बचगाना से शौक है। तो उनको शौक था कि मुलाकात होगी, इसकी बड़ी हाइप होगी, लेकिन अब मीडिया को भी समझ आ गई है। सदीक, वैसे आप बचकाना सोच की बात करें, एक अजीबोगरीब सी बात ही करते हैं। अजीबोगरीब सा इनका मुतालिबा है कि जी जो मुंतखब हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, उसको घर भेज दिया जाए, फिर बात हो सकती है जमहूरियत पे। यानी ये क्या चाहते हैं कि मार्शल लगा दे फौज, फिर जमहूरियत पे बात होगी। देखें बात ये है, मतलब अनोखा लाडला चांद चाह रहा के चांद दे दिया खेलने के लिए, वही बात हो गई कि चांद पकड़ा दे इनको खेलने के। आज मरियम ने दिल की बात जो है ना वो जबान पर ले आई और बयान कर दिया है। पहले एक हफ्ता कबल शाहिद खान अब्बासी ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जनरल फैज हमीद साहब के साथ बैठने को तैयार हैं। कोई इनको जवाब नहीं आया, कोई इनको लिफ्ट नहीं कराई गई। आज जो है मरियम साहिबा ने खुद बरह रास्त ये पैगाम दिया आर्मी चीफ को और DGISI को, और पैगाम ये दिया है
कि जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप हमें मौका तो दें, आप हमारी बात तो सुने, आप हमें बिठाएं तो सही। और सदीक एक और चीज जरा मैं ऐड करना चाहूंगी, एक और चीज ऐड करना चाहिए। जलसे जुलूसे में खुलेआम सरेआम में कहती रही है कि हमारा तो मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, यानी इनके वालिद का जो मुकाबला है वो इमरान खान से है ही नहीं। इनका ये कहना था कि इमरान खान को लाने वालों से हमारा मुकाबला है, यानी बड़ों के साथ ये मुकाबला है, इसमें बच्चे नहीं बोल सकते। इस तरह की इन्होंने बातें की। अब उन्हीं को हटाने के लिए जिनसे मुकाबला नहीं है, क्या कुछ हो रहा है? देखें, इनके इसी इंटरव्यू को अगर आप पढ़ लेना, इसमें इतने तज़ादात हैं। इंटरव्यू के पहले हिस्से में कहती हैं जी फौज से बात करने को तैयार हैं अगर वो इमरान खान को हटा दें, जो कि पूरे पीडीएम के बयानिए को ही उन्होंने एक साइड पे कर दिया। जो बयानिया ये था कि फौज की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर आगे चल के ये कहती हैं कि असल स्टेक होल्डर अवाम है और अवाम से हमारा राब्ता है और रहेगा, हम तो अब बात ही अवाम से करेंगे। पहले हिस्से में कहती हैं फौज से बात करेंगे, फिर कहती हैं अवाम से बात करेंगे। इंटरव्यू के तीसरे हिस्से में आगे कहती हैं कि आईजी सिंध के मामले में अवामी जो जज्बात थे, अवाम का जो दबाव था, उस पर इदारों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उस पर सिंध हुकूमत को रिएक्ट करना चाहिए था। ये इदारों का काम नहीं होता, ये हुकूमत का काम होता है कि वो अवामी जज्बात पे रिएक्ट करे। और खुद पहले से में क्या कहती हैं कि अवाम इस वक्त बहुत अवामी दबाव है और फौज जो है वो मुदाखलत करे। अजीब व गरीब, इनके अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते। वो जो शेर था ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जो आपने झूठ बोले उन पे तो कायम रहे। आपके अपने एक इंटरव्यू में इतने ज्यादा तजादात हैं। अच्छा, झूठ भी और देखें, और सदीक एक और बात, कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा ये लोग, कंफ्यूज हैं, इनको खुद नहीं पता कि क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। अब क्या कहती थी ये खातून, ये मरियम साहिबा, मैं जरा याद करवाती चलूं कि एस्टैब्लिशमेंट से जो बात करता है वो इनकी नजर में कमजोर है, आपको याद होगा। अब ये क्या खुद को कमजोर समझ रहे हैं? अब क्या चाह रहे हैं, क्या अपना क्या इंप्रेशन दे रहे हैं लोगों को? खुद को बेबस समझ रहे, कमजोर समझ रहे, छोटा समझ रहे, क्या समझ रहे हैं? क्योंकि इनकी तो राय ये है ना। जाहिर है असल में एक और भी चीज़ है, क्योंकि ये हमारे कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम उस पर हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ये मुल्की एक मामलात होते हैं फॉरेन अफेयर्स के। जी जी। उस हवाले से भी क्योंकि अब रीजनल चेंज आ रही है, जो बाइडन के आने के बाद जहाँ जहाँ से इनको सपोर्ट हासिल थी, वो सपोर्ट इनको कम होती नज़र आ रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हुए हैं। अब आज इन्होंने पैगाम भेजा है कि जी आप हमसे जो है वो बात करें। अगर कल तक इनको जवाब ना आया, कल आप देखेंगे नवाज की बहुत सख्त तकरीर करेंगे, और अगर कल जवाब आ गया तो फिर मियाँ साहब का गला खराब हो जाएगा और मियाँ साहब फिर तकरीर नहीं करेंगे, या वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कल तक ये इंतजार करेंगे कि जवाब आता ही नहीं आता। आज सारी रात सारे मोबाइल बार बार उठा उठा के देखेंगे और कि पता नहीं शायद मैसेज आ जाए उधर से। आज जो है ये बार बार अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे, सारी रात ऑनलाइन रहेंगे, और अगर जवाब आ गया तो ठीक है, वरना कल फिर सख्त तकरीर करेंगे एक बार फिर। ठीक है जी, यानी मौसम को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि हमने तकरीर में कहना क्या है। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।